नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से मैं उपेंद्र नाथ रैना सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा कार्यक्रम है कविता के बहाने और आज के इस कार्यक्रम में हमने टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से यहाँ पर आमंत्रित किया है वरिष्ठ कवि साहित्यकार श्री राम स्वरूप दीक्षित को। थोड़ी देर में हम दीक्षित जी को इस मंच के साथ जोड़ेंगे और उसके बाद आज का यह कार्यक्रम आरंभ करते हैं कविता के बहाने। आइए सबसे पहले चलते हैं हम टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में, जहां से हम रूबरू होंगे श्री राम स्वरूप दीक्षित जी के साथ, जो आज के हमारे अतिथि है। नमस्कार दीक्षित जी। जी नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए कैसा मौसम है टीकमगढ़ में आजकल? टीकमगढ़ में बारिश का मौसम है, लगातार बादल हैं, बारिश भी होती रहती है, बीच बीच में थोड़ी बहुत राहत मिलती है, बाकी बादल कंटिन्यू है, बारिश भी हो रही है। इस बार का मौसम थोड़ा सा अजीब सा रहा, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बादल, कभी बरसात, लेकिन प्रकृति का क्या कहना है। तो आज हमने आपके साथ कार्यक्रम रखा है कविता के बहाने, यानी आपकी कविताएं हम दीक्षित जी सुनेंगे, लेकिन साथ में हम आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो साहित्यिक यात्रा है, उस पर बातचीत करेंगे। इस बीच में पिलकेंद्र अरोड़ा जी आपका स्वागत कर रहे हैं। वो जुड़ गए हमारे साथ। सरोजनी कौशल जी जो वरिष्ठ कवयित्री साहित्यकार है, वो हमारे साथ जुड़ गई और इसी तरह से और भी मित्र हमारे साथ अब जुड़ने शुरू हो जाएंगे। तो शुरू में मित्रों के लिए दो शब्द कहना चाहेंगे आप? हाँ, सभी मित्र जो भी जुड़े हुए हैं, पिलकेंद्र अरोड़ा जी का नाम लिया आपने, और जो भी मित्र इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आभार कि आप इस कार्यक्रम में आए। बहुत अच्छा लग रहा है दीक्षित जी। अनीता रेशमी जी भी हमारे साथ जुड़ गई, उनका भी मैं स्वागत कर रहा हूं। इस तरह से और भी मित्र हमारे साथ जुड़ गए। तो मैं चाहता हूं आप जी जी बताइए कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, अनीता जी को मेरा नमस्कार कहिए। क्या बात है, वो तो उन्होंने सुन लिया आपका नमस्कार, वो भी लाइव आपका कार्यक्रम देख रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज का शीर्षक जो है हमारे कार्यक्रम का, वो है कविता के बहाने। तो मैं सोच रहा हूं कि सबसे पहले आपकी अभी एक पुस्तक आई थी, तुम्हारी आवाज, ये मैं अपने मित्रों को दिखा रहा हूं। अभी भी पिछले दिनों ये संग्रह आपका मुझे मिल गया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं चाहता हूं इसमें और से इसके अलावा दो कविता संग्रह और हैं। एक ये रहना इस तरह है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये भोपाल के ज्ञान मुद्रा प्रकाशन से पिछली वर्ष छपा था। और एक ये पहला कविता संग्रह है, कोरोना काल में अचार डालता कवि। क्या बात है, क्या बात है। तो ये भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है और इसके 2 संस्करण आ चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है। और ये किस सन में आपका प्रकाशित हुआ था दीक्षित जी? कौन सा, कोरोना काल वाला? जी 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 जी, कोरोना काल में अचार डालता 22 में हुआ था। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चेतना श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गई, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि चूंकि हमारा कार्यक्रम है कविता के बहाने, क्यों न इस संग्रह में से तुम्हारी आवाज, इसमें आपकी अधिकांश प्रेम कविताएं हैं। पहले आप एक दो कविताओं से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करिए, रामस्वरूप दीक्षित जी। जी 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 जी, ठीक। तो देखिए, वैसे मूलतः मैं व्यंगकार हूँ, व्यंग लिखता हूँ, और जो कविताएं भी रहती हैं, कविताओं में भी व्यंग ही रहता था। लेकिन इस बीच जो एक माहौल चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें मुझे ऐसा लगा कि प्रेम ही एक ऐसा तत्व है
क्या बात है, जिसकी क्या आज बात है, दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या बात जब है, क्या सारी बात दुनिया में एक उन्माद जो है, उन्माद, सांप्रदायिकता, भेदभाव, तमाम तरह की अराजकता और नैतिकताओं का स्खलन, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीजें, ये सारे जब मनोविकार बहुत ज्यादा मात्रा में समाज में मतलब अपना अस्तित्व जो है व्यापक बनाते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं, ये तो ऐसे में केवल प्रेम ही ऐसी चीज है जो मनुष्य के अंदर एक ऐसे रसायन का प्रसार कर सकता है कि उसकी चेतना मनुष्य के प्रति जो है कोमलता से भर उठे, स्नेह से भर उठे। और क्या बात है, क्या बात है। प्रेम और स्नेह के बिना न समाज में न दुनिया में कभी बहुत अच्छा समाज बन सकता है। तो बहुत इसलिए बढ़िया, बहुत प्रेम कविताएं लिखी। तो आपने जैसा कहा है, तो मैं इसकी शुरुआत जो है, ये जो तुम्हारी आवाज कविता संग्रह है, इसी की ही शीर्षक रचना से कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुनाइए। कविता का शीर्षक है तुम्हारी आवाज। मैं तुम्हारी आवाज को देख सकता हूँ बहुत दूर से, और पास से तो उसे छूकर सहला तक सकता हूँ। तुम्हारी आवाज की शक्ल इतनी जानी पहचानी है कि मैं उसे तुमसे भी जल्दी पहचान सकता हूँ। वाह वाह, क्या कई बात है। बार कई कई दिनों तक बिना बोले ही मेरे साथ रही आती है तुम्हारी आवाज। वाह 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 वाह। और कई बार तुम्हारी आवाज और कई बार मुझे ले जाती है अपने साथ बहुत दूर, जहां तुम्हारे साथ शायद ही कभी जा पाता। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी आवाज के कितने कितने रंग और कितने कितने रूप हैं। उसकी कोमलता मुझे भीतर तक सहला जाती है और उसका खुरदरापन कर देता है लहूलुहान। जब वह चुपचाप हौले से आकर मेरे बगल में बैठती है, तो मैं थोड़ा सा खिसक कर उसके लिए जगह बनाता हूँ। वह आहिस्ता से मेरी पीठ पर हाथ रखती है और फिर मेरे गालों को चूमने लगती है। तुम्हारी आवाज मुझे छूती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया कविता। बहुत इस कार्यक्रम का आरंभ आपने बहुत अच्छी कविता से किया। तो आपको और समाचार दे रहा हूँ। हर गोविंद पुरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं स्वागत कर रहा हूँ। राम दुलारी मेरी शर्मा तरफ जी, से भी जी। राम दुलारी शर्मा जी बहुत अच्छी कवियत्री हैं, वो भी जुड़ गई। पुरी जी भी बहुत अच्छे कविता लिखते हैं, बहुत बढ़िया। और अ, द- साथ में बसंत परिहार जी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए। बहुत हमारे बहुत ही वरिष्ठ मित्र हैं, बहुत अच्छी कविताएं और साहित्य आपका है। मैं सबका स्वागत कर रहा हूं। तो मुझे ये बताइए दीक्षित जी, तो आपका आपका जीवन का सफर कहाँ से शुरू हुआ? क्या शिक्षा दीक्षा रही शुरुआत में आपकी? जीवन का सफर तो जैसे आमतौर पर सबका शुरू होता है, उसी तरह से शुरू हुआ। इसमें एक थोड़ी सी बात रही कि जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तब हमारे पिताजी नहीं रहे। तो फिर उसके बाद एक संकट जैसी स्थिति थी कि अब आगे क्या होगा। लेकिन हमारी एक जो बहन थी, हमसे काफ़ी बड़ी थी, तो हमारे बहनोई साहब हमको ले गए अपने साथ। और फिर मेरी सारी शिक्षा दीक्षा परवरिश उन्हीं के माध्यम से हुई। और उसी परवरिश के दौरान पढ़ाई जब पूरी हुई, तो पढ़ाई पूरी होने के दौरान ही जो है शिक्षा विभाग में नौकरी मिल गई शिक्षक की। और उसके बाद फिर जो है एक जीवन व्यवस्थित हो गया और जीवन चलता रहा। लेकिन इस बीच में जो समाज को इस बीच में जो तमाम मतलब स्कूली पाठ्यक्रम के अलावा भी जो तमाम साहित्य का अध्ययन करता रहता था, अखबार पढ़ता रहता था, और एक तरह से तो उससे समाज को एक अलग तरह से, जीवन को भी एक अलग तरह से देखने की दृष्टि मिली। और उस दृष्टि से जब समाज को देखा तो लगा कि नहीं, रचनात्मक हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। तो क्या उसके बात लिए कि जो है
उससे बेहतर चाहिए, तो उसके लिए हस्तक्षेप के लिए या तो आपके पास राजनीतिक पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो, या फिर आपके पास संगठन की ताकत हो, और अगर ये सब नहीं है तो फिर आपके पास कलम की ताकत होनी चाहिए। क्या बात है, तो क्या बात है, बहुत अच्छी बात अपने कही पास आपने। जी कलम जी। ही थी, तो कलम को ही हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, और जिन चीजों से, जिन विसंगतियों से असहमति थी, उनके खिलाफ जो है जन जागरूकता लाने के लिए लिखना शुरू कर दिया। वाह वाह। अच्छा, ये जी बताइए कि क्या परिवार में आपका साहित्यिक माहौल था जिसकी वजह से आपको ये प्रेरणा मिली कवि बनने की, लेखक बनने की? जी, परिवार में बिल्कुल भी साहित्यिक माहौल नहीं था, और मैं परिवार क्या, मतलब आसपास पड़ोस में भी नहीं था, दूर दूर तक नहीं था, लेकिन केवल अपने अध्ययन की दम पर ही बड़े लेखकों की पुस्तकों का अध्ययन करके, पुस्तकालयों में जाकर अध्ययन करके, और उस अध्ययन के द्वारा ही अपने आप का निर्माण किया। और मैं आज भी समझता हूं कि स्वाध्याय के अलावा, अध्ययन के अलावा आपका कोई गुरु नहीं हो सकता है, आपका कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता है, आपका कोई प्रेरक नहीं हो सकता है। और बाकी फिर आप जैसे मित्रों का साथ मिला तो यात्रा चल निकली। तो शुरुआत तो कविताओं से हुई होगी या किस विधा से किया आपने? शुरुआत तो व्यंग से हुई है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, शुरुआत व्यंग से हुई, और व्यंग से होते हुए फिर कविता की तरफ लौटे। लघु कथाएं भी बीच में लिखी, और लघु कथाएं उस समय हंस में, कथा देश में, नवभारत टाइम्स, सभी सारिका, सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उस समय की लघु कथाएं भी छपी। तो लघु कथाएं भी लिखी, उनका भी मूल स्वर व्यंग का ही रहता था। तो मूलतः शुरुआत जो है व्यंग से हुई, और उसके बाद लघु कथा और कविता की तरफ रुख किया। आप आराम से पीछे बैठिए, आराम से, कोई बात नहीं, आप आपका पूरा ये आ जाएगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी तो ये बताइए कि आपने तो व्यंग्य से शुरू किया है, लेकिन क्या उसमें आपने कविताएं लिखी या गद्य लिखना? क्योंकि व्यंग्य लिखने के लिए जो उसकी जमीन चाहिए, वो गद्य ही ज्यादा सटीक और सार्थक रहता है। जी जी, गद्य गद्य व्यंग से ही शुरुआत की। जी जी, गद्य व्यंग से ही शुरुआत की। जी जी जी, बताइए। गद्य व्यंग से ही शुरुआत की, और 84 में पहला व्यंग लिखा था, और 86 में 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष लिखते हुए हुए थे, और धर्मयुग में धर्मवीर भारती जी ने व्यंग छापना शुरू कर दिया था। क्या बात है, क्या बात है। तो क्या उस तो समय फिर उस समय आपके और समकालीन कौन कौन से थे जो आपके स्तर के थे और आपके समकक्ष लिखते थे, खास करके व्यंग्य लेखन में? जी, अब उस समय तो मतलब परसाई जी, जोशी जी, खैर थोड़ा सा पुरानी पीढ़ी के थे हमारे। एक उस समय परसाई जी, जोशी जी भी चक्री थे, ज्ञान चतुर्वेदी भी चक्री थे, आजाद शत्रु जी थे, प्रेम जन्मेजय जी थे, हरीश नवल क्या जी थे। क्या ये बात है, क्या मतलब बात है। सारे लोग एक तरह से थोड़ा सा उम्र में आगे पीछे, और बाकी सारे लोग थे। तो इसको आप साइलेंट पे रख लीजिएगा, इस मोबाइल को आप साइलेंट पे कर दीजिएगा। जी 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 जी, तो मैं चाहता हूं कि बातचीत आपके साथ जारी रहेगी। इस बीच में महेंद्र कुमार साहू जी हमारे साथ जुड़ गए, नीलम प्रभा जी हैं, नमिता सिंह जी हैं, राधा शर्मा, बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए जो आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं। अब देखिए, थोड़ा सा कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो अब बहुत सारे मित्र आपके साथ जुड़ गए हैं। मैं चाहता हूं कि बातचीत तो हम जारी रखेंगे, आप एक दो कविताएं और सुनाइए हमें। कविता के बहाने हम कविताएं आपकी सुनती रहेंगे। जी जी। उपेंद्र जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा
हालांकि इसको कहा जाएगा कि मुंह देखी हो रही है, लेकिन आप जैसे कुछ लोग हैं जो जो भी काम करते हैं इतनी प्रतिबद्धता के साथ, इतने समर्पण के साथ करते हैं कि उस काम को बहुत रचनात्मक बना देते हैं। और आज जो लोग भी जुड़े हुए हैं, तो कुछ लोग हो सकता है मेरी वजह से भी जुड़े हों, लेकिन आपने अपने इस कार्यक्रम को जो कार्यक्रम की जो प्रतिष्ठा बनाई है, आपने एक जो साख आपने इस कार्यक्रम की बनाई है, उसकी वजह से लोग जुड़े हुए हैं। और मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और ये भी कहूंगा कि रैना जी के इस कार्यक्रम में, हर कार्यक्रम में आप जुड़े हैं, क्योंकि वो साहित्य का एक तरह से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आज जो हमारे देख रहे हैं कि जिस तरह से रचनात्मक दुनिया में संवादहीनता पसरी हुई है, कहीं कोई संवाद नहीं हो रहा है, और अपने लिए आत्म प्रचार के लिए सारे लोग काम कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े लोग भी आत्म प्रचार की कुंठा से ग्रस्त हैं, और वो अपनी ही बात करना चाहते हैं, दूसरे की बात नहीं करना चाहते। ऐसे में रैना जी जो काम कर रहे हैं, दूसरों को आगे लाके, दूसरों की रचनात्मकता को परिचित करा के, ये भी एक बहुत बड़ा रचनात्मक काम है, और ये काम रैना जी कर रहे हैं। तो इसलिए रैना जी बधाई के पात्र हैं, और आप सभी लोग जो उनके कार्यक्रम में जुड़ करके उन्हें उत्साहित कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रचनात्मक काम है। क्योंकि हमारे जो साथी जो काम कर रहे हैं, होता क्या है कि पहले हम शिकायत करते हैं कोई काम ही नहीं कर रहा है, और फिर जब कोई काम करने के लिए आगे आता है तो फिर हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या बात हुई? तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग भी हमें लगता है कि ठीक काम कर रहे हैं समाज में, साहित्य में, उनका हम साथ दें, जुड़कर के साथ दें, उनकी जो है तारीफ करें। अगर कुछ लगता है तो सुझाव भी दें, लेकिन ये मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि जो हमारा ये एक सबका मिला जुला कार्यक्रम बन जाए, इस तरह का हमें काम करना चाहिए। और बहुत बहुत इसके लिए बहुत 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 आभार दीक्षित जी। देखिए, मेरी जो पूंजी है, मेरी जो संपत्ति है, वो तो यही मित्र लोग हैं, क्योंकि ऐसे समय मैंने ये कार्यक्रम शुरू किए थे जब इसकी आवश्यकता थी। कोरोना काल में इस कार्यक्रम ने मेरा बहुत साथ दिया, और मेरे मित्रों को मेरे साथ जोड़े रखा, और मैं उन मित्रों से वार्तालाप करता रहा। ये अपने आप में मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और इसी बहाने जी जी आप जी जैसे जो विद्वान लोग हैं, आप जैसे जो विद्वान मित्र हैं, साहित्यकार मित्र हैं, उनसे भी मेरी जान पहचान हुई, मित्रता हुई, और आगे बहुत एक दूसरे के प्रति हम मिलते रहेंगे, और इस क्षेत्र में, विशेषकर साहित्यिक क्षेत्र में कार्य करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। और इस वजह से बहुत सारे मित्र हमारे साथ और जुड़ गए। तो मैं आपकी कविता सुनना चाह रहा था, जो मैं आपसे आग्रह कर रहा था। जी जी जी। एक कविता है, पुरानी कविता है जी ये, कोरोना काल में अचार डालता कवि संग्रह की पहली कविता है। उसका शीर्षक है तब हम कहेंगे। कुछ समय बाद जब आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि जब गोधरा में लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था, और जब इसके जवाब में गुजरात में नरसंहार किया जा रहा था, जब दूसरों को अन्न उगाने वाले किसान आत्महत्या कर रहे थे, जब राजधानी की सड़कों और खास जगहों पर देशी विदेशी महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे थे, जब अल्पमत लोगों के हाथ सत्ता की बागडोर सौंप कर लोकतंत्र की हत्या का षड्यंत्र किया जा रहा था, जब खोटों को पुरस्कृत और खरों को बहिष्कृत किया जा रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? तब हम कहेंगे उस समय तक हम सयाने हो चुके थे, हमने चुप रहना सीख लिया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप शुरू में आपने कहा कि आप बहुत ही प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। जैसा कि आपका संक्षिप्त परिचय मेरे पास है, आपका बहुत सारी जो प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं हैं देश की, उसमें आपका साहित्य जो है प्रकाशित होता रहा है, जिसमें दैनिक भास्कर है, अमर उजाला, नई दुनिया, दैनिक जागरण, देश बंधु,
कई नवभारत टाइम्स, दैनिक हिंदुस्तान इत्यादि बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में आपका प्रकाशन होता रहा है। और साथ में आपके जो कार्यक्रम हैं बहुत सारे आकाशवाणी के केंद्रों से भी प्रसारित होते रहे हैं। अनुवाद कुछ रचनाओं के आपके पंजाबी, कन्नड़, बुंदेली, मराठी, अंग्रेजी और बांग्ला में भी अनुवाद हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके साहित्यिक यात्रा की। और साथ में आपके काव्य संग्रह, जैसा कि आपने स्वयं जिक्र किया कि 2-3 संग्रह आपके हैं, और जो अभी तुम्हारी आवाज़, जो विशेषकर प्रेम कविताओं पर आधारित है, वो आपने लिखा है। तो मुझे ये बताइए दीक्षित जी कि आपका व्यक्तिगत रूप से आपका प्रिय विधा कौन सी है? गद्य है या पद्य है? कविताएं हैं या आप जो गद्य में लिखते हैं वो है? क्या बात रणा जी। देखिए, आप इतने परिपक्व साक्षात्कार करता हैं कि आपके सामने जो भी व्यक्ति आएगा वो निश्चित रूप से आपके सवालों को देख करके असमंजस में पड़ जाएगा, और यही आपके सवाल की सफलता है। ये एक ऐसा सवाल है कि जब हम बहुत सारी विधाओं में काम करते हैं तो ये सवाल निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर व्यक्ति की सबसे प्रिय विधा कौन सी है, तो कहाँ अपने आप को सहज स्वाभाविक महसूस करता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक अभिव्यक्ति का संकट भी हमारे सामने है, क्योंकि समाज जब हमारा बहुत जटिल हो जाता है और जब सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था बहुत जटिल हो जाती है, तब अभिव्यक्ति के सामने भी खतरे मौजूद हो जाते हैं कि हम आखिर अपनी बात कैसे कहें। बहुत बार लगता है कि हम जब कोई बात व्यंग में नहीं कह सकते हैं तो हमको कविता का सहारा लेना पड़ता है। जब हम कविता और व्यंग में वो बात नहीं कह सकते हैं, कोई तीसरा तरीका भी होना चाहिए, तो फिर लघु कथा भी बीच में आ जाती है। लेकिन आपका जो सवाल है वो बहुत जायज सवाल है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी एक विधा के लिए ही बना होता है और मूलतः उसकी विधा एक ही होती है। बाकी उसकी अपनी प्रतिभा से, अपने श्रम से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से वो अन्य विधाओं का भी सहारा लेता है। तो मैं कहूँगा कि मूलतः हमारी विधा व्यंग्य ही है, और वहाँ मैं अपने आप को ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ। लेकिन बहुत दिनों से ऐसा लग रहा है, बहुत समय से ऐसा लग रहा है जैसे कि कविता भी हमारी प्रिय विधा हो, और बहुत सारी चीजें जो मैं व्यंग में नहीं कह पा रहा हूँ आज की स्थिति में, वो कविताओं के माध्यम से बहुत आसानी से कह जाता हूँ। और जब पाठकों की उन कविताओं पर प्रतिक्रिया आती है तो संतोष होता है कि शायद हम अपनी बात कहने में सफल हैं। जी, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी तरह से इसको आपने व्याख्यायित किया है। और देखिए, चाहे आप गद्य लिखें या पद्य लिखें, मूलतः तो मन के उद्गार, जो आपका व्यक्तिगत अनुभव, जो आप समाज में या अपने परिवार में या अपनी परिस्थितियों से में जो देखते हैं, उसी की तो मूल अभिव्यक्ति होता है आपका साहित्य, आपका लेखन। तो मैं चाहता हूं कि बातचीत हम जारी रखेंगे। ये संग्रह जो जी, है, इसमें मैंने पढ़ा है, बहुत सारी अच्छी प्रेम कविताएं हैं इसमें। मैं ये आपसे सुनना चाहूंगा कि आपकी एक कविता जो मैंने पढ़ी थी, वो आप हमको सुनाइए। ये पृष्ठ नंबर 82 पे है, 82 पर, तुम एक। और उसके बाद तुम दो जो है, ये एक दो कविताएं मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। ये सीरीज में है वैसे, तुम एक, तुम दो और तुम तीन। तो ये कविताएं आप शोभा बढ़ाइए सुना के इस कार्यक्रम की। जी, 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 ठीक है। और ये तो और भी अच्छी बात है कि जब हमें वो कविताएं पढ़ने के लिए कहा जाए जो सामने वाले को पसंद हो। क्या बात इसके है, लिए क्या आपका बात बहुत बहुत धन्यवाद। है। जी जी। क्योंकि एक होती है हमारी पसंद, कुछ रचना हमें पसंद होती हैं, लेकिन हमें
दूसरों की पसंद को तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आपकी सबसे अच्छी रचना वही है जो दूसरों को पसंद है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं, आपने जैसा कहा है, तो तुम एक, जी जी। जब निबिड़ अंधकार में नहीं सोचती मुझे कोई राह, जब तटबंधों से लौट लौट आती मेरी करुण पुकार, जब सारे देवता हो चुके होते पाषाण के, जब उड़ने लगते हाथों के तोते, गले में ही अटक कर रह जाती आवाज, सूखने को हो जाता जीवन का रस, एक गहरी सुरंग में उतरता पाता खुद को, जब हाथों में थामे थामे गए फूल बदलने लगते पत्थरों में, जब संगीत की स्वर लहरियां प्रकंपित करने लगती गात, जब इच्छाओं के आखेटक चलाने लगते जहर बुझे तीर, जब हाँ, मैं होने को होता हूं लगभग अशेष, तब तुम न जाने कहां से आकर चुपके से फैला जाती हो फूलों की पंखुड़ियां मेरे आसपास, नमी और सुगंध लिए, और उतर जाती हो मेरे भीतर हरियाली बनकर। है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। और तुम दो, अब तुम दो पर जी आइए कविता। ये सीरीज जी जब तक पूरी नहीं पढ़ेंगे आप, तब तक जी 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 इसका जो मूल भाव है, क्योंकि जी ये 3 कविताओं में आपने एक समग्र चित्र प्रस्तुत किया है, तो अब तुम जी जी दो जी जो जी है, अब उसको प्रस्तुत करिए। जी जी जी। तो प्रस्तुत है तुम दो। आकाश से उतरे एक दिव्य आभा, सागर का शांत जल होने लगा तरंगायत, मारे शर्म के सूरज खोजने लगा बादलों की ओट, रंग फूलों में उतरकर करने लगे अठखेलियां, वाह वाह वाह। हवा के घोड़े पर सवार हो खुशबू दौड़ने लगी सरपट, हवा के घोड़े पर सवार हो खुशबू दौड़ने लगी सरपट, राग विहाग गाती चिड़ियां मड़राने लगी आसपास, धूप की सुनहरी साड़ी पहन लजाने लगी धरती, धूप क्या की बात है, क्या बात है, क्या बात धूप की सुनहरी साड़ी पहन लजाने लगी धरती, ये किसने छुआ धीरे से पत्तियों को, ये किसने छुआ धीरे से पत्तियों को, कि उनका हरा रंग होने लगा गाढ़ा, वाह वाह वाह। कोई तो बताए चांद को कि उसके बिना ही धरती पर उतर आई चांदनी, आए है, क्या बात है, क्या बात कोई तो बताए चांद को कि उसके बिना ही धरती पर उतर आई चांदनी, कि किसी के हंसते ही हिरण मारने लगे कुलाचे, और बोलते ही बही जो संगीत की नदी, तो टूटने लगे सारे तटबंध। आए है, क्या जी बात है, क्या बात है। ये तो इसका जो चेतना, इसके जो प्रवाह धारा है, उसका ये दूसरा सोपान था। अब हम आते हैं तुम 3 पर। ये तो इसका जी। उपसंहार के रूप में माना जाता है। जी, क्या बात, सुनाइए। क्या बात। आपने इस तीनों कविताओं को, सीरीज को जिस तरह से व्याख्यात किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस तरह से आप ही इनको देख सकते थे। बहुत बढ़िया, चलिए, तो बहुत बढ़िया। प्रस्तुत है तुम तीन। जी जी, क्या तुम बात है। क्या हो, तुम क्या हो, कैसी हो, अपने रूप की दिव्य आभा में लिपटी हुई, अगर ये जान पाती तो जान पाती मेरे अपलक नेत्रों की शब्दावली, आए और है, कर क्या बात। पाती तुम्हारे मेरे तो जान पाती मेरे अपलक नेत्रों की शब्दावली, और कर पाती तुम्हारी आंखें उसका भाष्य, कर पाती तुम्हारी देह उसका अनुवाद, और हृदय कर पाता इसकी छुअन महसूस, काश कि ऐसा हो पाता, पर मन कहता है कभी मन की बांसुरी पर होंगे तुम्हारे ओठ, पर मन कहता है कभी मन की बांसुरी पर होंगे तुम्हारे होंठ, एक स्वर्ग संगीत से गूंज उठेगी सारी दुनिया,
एक दिन धरती पर, एक दिन धरती पर काल के इतिहास का, एक दिन, वह दिन धरती पर काल के इतिहास का स्वर्णिम दिन होगा। है क्या जी बात है, क्या बात है, क्या बात। यहाँ है पूर्ण विराम, तुम एक, तुम दो और तुम तीन का, क्या बात है। अब ये देखिए, आदि से अंत तक एक श्रृंखला है, लेकिन है एक संपूर्ण विचार तीनों कविताओं में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसके लिए आपको साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अच्छी तरह से आपने इन तीन कविताओं को बुना है। और मूलतः तो कविता क्या है? कविता तो अपने मन के भाव है, आपकी आत्मा की आवाज है और आपका चिंतन मनन है। इसी से तो कविता का उद्भव होता है। कविता की जी यात्रा तो मुझे लग रहा है कि यही है जो बाहर से भीतर और भीतर से जो निकलता है, कविता तो वही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दीक्षित जी, मुझे ये बताइए, जो मुझे भी थोड़ा सा असमंजस में ये बात डालती है कि आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में आप क्या समझते हैं कि जो पहले एक उत्सुकता बनी रहती थी कि कब राम स्वरूप दीक्षित जी का काव्य संग्रह आएगा, कब हम उसको खरीदेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर उसकी समीक्षा करेंगे, फिर किसी पत्रिका में आएगी। लेकिन अभी राम स्वरूप दीक्षित जी ने कविता लिखी नहीं होती है, वो सोशल मीडिया पे आ जाती है, उसकी समीक्षा भी हो जाती है और उसका प्रचार प्रसार भी हो जाता है। तो आपके विचार जानना चाहूंगा। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका और बड़ा प्रासंगिक है। और ये मेरे वहां है, हालांकि सवाल मुझसे पूछा गया है, लेकिन आपका मतलब देखिए, किसी भी रचनाकार का सवाल व्यक्तिगत नहीं होता। आपका ये सवाल व्यक्तिगत नहीं है, आपका सारे रचनात्मक जगत से जुड़े हुए लोगों से ये सवाल है कि एक समय वो था, जैसा कि आपने कहा, कि लिख रहे हैं, फिर पत्रिकाओं को भेज रहे हैं, फिर वहाँ स्वीकृत हो रही है, स्वीकृत हो रही है, स्वीकृत हो रही है, तो भी काफी दिनों बाद आ रही है। फिर उसको लोग बड़ी उत्सुकता से, बड़े इंतजार से पढ़ रहे हैं, उस पर संपादक के नाम पत्र लिखे जा रहे हैं। फिर बहुत वर्षों बाद कोई संग्रह आ पाता था। फिर वो संग्रह आता था तो उसका बड़ा आदर होता था, स्वागत होता था, समीक्षाएं होती थी। फिर वो समीक्षाएं किसी पत्र का, तो मतलब एक धैर्य पूर्वक चलने वाला सिलसिला था। बीज बोया, अब मतलब जो पेड़ पौधा बनने की प्रक्रिया है, पौधा के पेड़ बनने की प्रक्रिया है, फिर पेड़ के में फूल आने की, फल लगने की जो प्रक्रिया है, जो एक स्वाभाविकता प्रकृति के साथ है, वही स्वाभाविकता रचना जगत में भी है, होनी चाहिए। आज तो यह है कि आपने बीज बस डाला और उधर दूसरे दिन जो है पूरा पेड़ खड़ा होकर और फल देने लगता है एक तरह से, और हम इसको सफलता मान रहे हैं, जबकि सफलता नहीं है। वो चीजें जो आप बता रहे हैं, उस युग की चीजें जितनी देर तक टिकती थी, आज चीजें भी उसी तरह से, जिस तरह से आ रही हैं, उसी तरह से हमारी स्मृति से बहुत तेजी से खारिज भी हो रही हैं। कोई हमारी स्मृति में ठहर नहीं रहा है। अच्छी रचना भी स्मृति से बाहर होती जा रही है, और खराब रचना का तो ठीक ही है। कहीं कोई जो है संपादन नहीं है, कहीं कोई, ना तो रचने में धैर्य है, ना पोस्ट करने में धैर्य है, ना कमेंट करने में धैर्य है, ना समीक्षा करने में धैर्य है। तो एक तरह से हम जो जिस तरह से एक अधैर्य का शिकार हो रहे हैं, ये रचनात्मक जगत के लिए बहुत घातक है। इसके परिणाम आगे चल के बहुत अच्छे आने वाले नहीं हैं, क्योंकि इससे ये हो रहा है कि जो रचना के साथ रमते थे हम, रचना के साथ हमारा जो ठहराव था, हम किसी का जो है पत्रिका में हमारे प्रिय कवि की कविता छपी है, प्रिय कहानीकार की कहानी छपी है, तो हम उस पत्रिका को घंटों जो है अपने साथ लिए रहते थे, हफ्तों साथ लिए रहते थे। उसको आराम से एक बार नहीं, दो तीन तीन बार पढ़ते थे, मित्रों को फोन करते थे, लेखक को फोन करते थे, बताते कि ये कहानी है, ये कहानी पढ़ो। तुम दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे।
तो वो, और मतलब आप देखिए कि ये वो रचना कितने अंदर तक हमारे जाती थी, कितने देर तक हमारे साथ ठहरती थी, और जब रचना हमारे अंदर ठहरेगी तभी उसका जो संदेश है वो हमारा परमार्जन करेगा, हमारी चेतना विकसित करेगा। रचना में आखिर जो संदेश दिया है, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे नाटक हो, रचनाकार लेखक जो संदेश आप तक पहुंचाना चाहता है वो तभी तो पहुंचेगा ना जब वो संदेश आपके पास कुछ देर ठहरेगा। आज चीजें ठहर ही नहीं रही हैं, बहुत उतावली है। तो जिस तरह से उतावलापन हम लिखने में है, हमारे लिखने में भी उतावलापन है, हमें लिखने का भी धैर्य नहीं है। हम किसी चीज पर ठहर ही नहीं रहे हैं, तत्काल जो है तत्काल लिखना चाहते हैं, तो वो फिर तत्काल लिखना लिखना तो हो जाएगा, लेकिन वो रचना, हम रचना नहीं कर पा रहे हैं। हम लिख तो रहे हैं, हम लेख लिख रहे हैं, लेकिन हम रचना नहीं लिख रहे। हम व्यंग लिख रहे हैं, लेकिन व्यंग रच नहीं रहे। हम क्या कविता बात लिख रहे हैं, लेकिन हम कविता रच नहीं रहे हैं। कविता को रचने में तो वक्त लगेगा, व्यंग को रचने में वक्त लगेगा। कहानी को रचेंगे, लिखेंगे तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन जो रचनाकार इसलिए कहा जाता है कि आप रचना करते हैं। तो रचना में जिस धैर्य की जरूरत है, उस धैर्य को हमें किसी न किसी तरह से या तो वापस लाना पड़ेगा, और जब तक वो रचनात्मक धैर्य नहीं आएगा तब तक हमारा जो साहित्य का जो आदर होना चाहिए, लेखक का जो आदर होना चाहिए, रचना का जो आदर होना चाहिए, किताब का जो आदर होना चाहिए। आपने कहा ना किताब आती थी तो बड़ी उत्सुकता रहती थी, क्यों रहती थी? अरे वो पता है रैना जी, आपको पता है फलां की किताब आने वाली है? अच्छा अच्छा, आए तो हमको बताना। मतलब ये जो एक चर्चाओं में हम जो है अपने रचनात्मक दुनिया में घूमते रहते थे, हमारे अंदर जो है हमारा रचनाकार घूमता रहता था, उसकी रचना घूमती रहती थी, उसकी किताब घूमती रहती थी, और जब घूमती रहती थी तभी वह हमारे अंदर वो आंतरिक परिवर्तन करती थी जो कि रचनाकार का अभीष्ट होता है। तो क्या आज बात चूंकि रचनाएं तात्कालिकता में लिखी जा रही हैं, तात्कालिकता में पढ़ी जा रही हैं, तो उनका कोई असर भी नहीं हो रहा है। और आप देख ही रहे हैं कि कहाँ असर हो रहा है। आप देखिए ना, बहुत बड़े, और इसमें आप देखिए सबसे ताज्जुब की बात कि इसमें बहुत जो है उम्र दराज लोग भी बच्चों जैसे अधैर्य के शिकार हो रहे हैं। ये बड़े संकट की बात है, अच्छा मतलब अच्छा, ये उनमें भी। बताइए, और नहीं जी, एक चीज बताइए, अगर इस समय जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी जी, इस तरह के साहित्यकार, कवि लोग होते तो जी, क्या उनका क्या विचार होता इस माहौल में? हाँ, बड़ा मतलब कहना चाहिए बड़ा बड़ा सवाल है ये कहना चाहिए, है ना। अब अगर ये लोग होते आज जिनके आपने नाम लिए हैं, और उनके मतलब उनकी पीढ़ी के बहुत सारे तमाम लोग अगर होते, तो जो जिस तरह से, जिस आदर के साथ आपने नाम लिया, कैसे आपके जहन में कैसे इतने सारे नाम आ गए एक साथ, कैसे आ गए? क्योंकि उनके प्रति, उनके लेखन के प्रति हमारी श्रद्धा है। आज की जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी में अपनी पुरानी पीढ़ी के न लिखे हुए के प्रति, न उसकी उम्र के प्रति आदर का भाव नहीं है। तो आज तो अगर प्रसाद जी भी लिखते तो उनके साथ भी वही सलूक होता जैसा कि हम दूसरों के साथ कर रहे होते हैं। बिल्कुल भी जो है, अगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मान लीजिए आज प्रसाद जी, महादेवी जी फेसबुक पे होते, तो उन्हें भी वह सब झेलना पड़ता जो आज के नए लोग या बीच के लोग झेल रहे हैं। चूंकि हमारे अंदर ये मतलब हमें लगता है कि हम तो अभिव्यक्ति की हमारे अंदर बड़ी क्षमता है, हम भी बड़े लेखक हैं। हम जब चूंकि सवाल यह है कि फेसबुक पर उपेंद्रनाथ राणा जी भी हैं, और फेसबुक पर ही हम लोग भी हैं, फेसबुक पर भी बहुत बड़े लोग हैं, हम भी हैं। तो मतलब एक तरह से एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की वजह से नई पीढ़ी अपने को बड़े लोगों के बराबर समझ रही है, जबकि मंच से कुछ नहीं होता, प्लेटफॉर्म से कुछ नहीं होता है। आपकी रचना आपको बड़ा बनाएगी, जिसकी रचना बड़ी होगी वही बड़ा होगा, चाहे वो उम्र में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अधेड़ भी क्या हो बात सकता है। तो रचना से ही लेखक बड़ा बनता है। किसी प्लेटफॉर्म, कोई प्लेटफॉर्म आपको बड़ा नहीं बनाएगा, आपको बड़ा आपकी रचना ही बनाएगी। क्या और बात है, देखिए। अंततः जी देखिए, जब तक आपकी देह है, जब तक आपका शरीर है, जब तक आपका पैसा है, पद है, रुतबा है,
तब तक आप अपनी रचनाओं पर उस तरह की प्रतिक्रिया करवा पाएंगे। आपके न रहने के बाद केवल आपकी रचना ही होगी जो मुकाबला करेगी। क्या बात। इसी के साथ मेरी एक और थोड़ी सी चिंता ये है, चिंता कहे, जी मेरे मन में बार बार ये प्रश्न आता है कि आपको लग नहीं रहा है कि पाठकों की जो थोड़ी सी कमी महसूस होती है? क्योंकि देखिए ना, आप पुस्तक लिखते हैं, प्रकाशक के पास जाती है, प्रकाशक उसको प्रकाशित करता है, और उसका जो अंतिम गंतव्य होता है एक पाठक ही होता है ना। पाठक के पास जी पुस्तक पहुंचनी चाहिए। तो क्या जी आजकल वो पाठकीय तत्व जो है, पाठक जो जिसको सही मायने में कहते हैं, क्या उसकी कभी महसूस तो नहीं हो रही है आपको? क्या ऐसा तो नहीं है लेखक लोग ही आपस में पाठक भी हैं, लेखक भी हैं, समीक्षक भी हैं, पूरा समाज अपने पास से इर्द गिर्द घूम रहा है? आपके सवाल हो सकता है कि ऐसा संयोग ही हो कि मुझसे जो है बहुत अच्छे सवाल आप कर रहे हैं, और उस बहाने मतलब वो बातें भी कहने का अवसर मिल रहा है जो कही जानी चाहिए। सच यही है कि आज जिस युग में हम रह रहे हैं, जिस दौर में हम रह रहे हैं, 20-25 में के वर्ष में हम जो रह रहे हैं, तो यही सच है, कोई माने या ना माने। कि आप देखिए, साहित्य की एक अलग ही दुनिया बन गई है। मतलब हम जो हमारा लोक जीवन है, हमारा जो लोक है, जिससे हम पहले जुड़े रहते थे, पहले आप देखिए कि मान लीजिए मैं टीकमगढ़ का हूँ और मैं टीकमगढ़ में कार्यक्रम कर रहा हूँ, और उसमें हमने अखबारों में दिया कि इसमें जो है एक बहुत बड़े कवि हैं उपेंद्र नाथ रैना जी, वो आएंगे, वो कविता पाठ करेंगे। तो हम देखते थे कि जहाँ कार्यक्रम होता था वहां लोगों की भीड़ आती थी कि साहब उपेंद्र नाथ रैना जी को सुनने जाएंगे। एक जमाना था हमारे ही देखते हुए कि जब ग्वालियर में नीरज जी आते थे, ग्वालियर हमारे टीकमगढ़ से 200 किलोमीटर दूर है, और उस समय बड़ी गरीबी थी, तो लोग ग्वालियर नीरज जी को सुनने जाते थे। दूसरे शहरों में हमारा कोई बड़ा बड़ा लेखक, बड़ा कवि आता था, उसका वक्तव्य सुनने के लिए, उसकी रचनाएं सुनने के लिए पाठक जाते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पाठक पूरे, जो जिसको विशुद्ध पाठक कहते हैं, वो पूरी तरह से विलोपित है। इक्का दुक्का है वो, तो उसको आप मतलब उसमें नहीं गिने अपन। और यही हो रहा है कि हम ही जो है एक दूसरे, हम ही लिख रहे हैं, हम ही छपवा भी रहे हैं, हम ही पढ़ भी रहे हैं, और हम ही एक दूसरे की प्रशंसा और निंदा कर रहे हैं। इससे इससे ही हो ये रहा है कि लोगों को लगता है कि जैसे पॉलिटिशियन अलग हैं, बॉलीवुड के लोग अलग हैं, चित्रकार अलग हैं, संगीतकारों की दुनिया, इसी तरह से साहित्य की दुनिया भी अलग है। जबकि इसमें केवल साहित्य, केवल और केवल साहित्य ऐसी विधा है जो सारे क्षेत्रों में है, जो राजनीति में भी दखल रखता था, जो संगीत में भी दखल रखता था, जो, और बॉलीवुड की तो फिल्में साहित्य से ही तो बनती है ना। तो साहित्य ऐसी विधा थी जो मानव जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाली विधा है। मानव जीवन के हर क्षेत्र में गृहिणी, एक समय था जब सरिता आती थी, तो गृहिणी जो है सरिता को पढ़ती थी। तो लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं हम आप ही कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जिम्मेदार हैं, कि चूंकि अब वह नहीं लिखा जा रहा है जो लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। जब आप अपनी बात करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, आपको ही सुनना पड़ेगी, या आपके दोस्त दो चार सुनेंगे। लेकिन जब आप जन की बात करेंगे, जब तक आप जन की बात नहीं करेंगे, जब तक आप उनकी बात नहीं करेंगे जिनकी आवाज नहीं है, आपका काम है उनकी आवाज को आवाज देना जिनके पास खुद की आवाज नहीं है। आप माध्यम है केवल आवाज देने के लिए, आपकी कोई भूमिका नहीं है। आप रचने का अहंकार मत पालिए कि हम लेखक हैं तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप सत्ता व्यवस्था के बीच में, सत्ता व्यवस्था और जो एक पीड़ित शोषित तबका है, उसकी आवाज सत्ता तक पहुंचाने, आपने, ईश्वर ने आपको व्यक्ति शब्द दिए हैं, एक अभिव्यक्ति का कौशल दिया है, उस कौशल के बहाने आप आम लोगों की बात को वहां पहुंचा रहे हैं जिनके हाथ में उनके जीवन को बेहतर करने की ताकत है। क्या जी बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हालांकि विचार विमर्श के लिए इस तरह के जो विषय हैं, इस तरह की जो जी चिंताएं हैं, उन पर हर बार, बार बार और लगातार सोचना चाहिए, उस पर विचार विमर्श करना चाहिए।
तो एक और बात, थोड़ा सा, क्योंकि इस समय इस अ, विचार पर बात हो रही है, तो जी जो पहले क्या होता था, जो हम देखते रहे हैं कि पुस्तक आती थी बहुत अच्छे, मतलब ये जरूरी नहीं है कि समीक्षक उसकी प्रशंसा ही करे, समीक्षक हर एक दृष्टि से उसका डाइसेक्शन करते थे, उसका पूरा पठन पाठन करके उसमें कमियां नहीं कहूँगा, उसमें क्या क्या पाठ जो लेखक है उसका क्या नज़रिया रहा है, और साथ में समीक्षक कभी कभी कड़वाहट से भी भरा रहता था, कभी कभी इस तरह की बातें भी सामने आती थी। लेकिन आपको लग नहीं रहा है कि वो एक समीक्षक का होना, एक अच्छे समीक्षक का होना आजकल अनुपस्थित हो गया है? क्या बात है। देखिए साहित्य में समीक्षक की अनुपस्थिति जैसा विषय उठाया है आपने, और ये बहुत गंभीर विषय है। मतलब इस तरह का विषय है जिस पर कम से कम साहित्य की दुनिया से जुड़े हुए लोगों को इस पर बहुत गहराई से चिंतन करना चाहिए। देखिए, समीक्षक या आलोचक वो संस्था है जो आपके साहित्य को वास्तविक रूप से उसकी परख करके और जनता तक पहुंचाने का काम करता है। आलोचक आपकी रचना से वह भी निकालता है जो आपने नहीं लिखा था। उसके जितने कोण हो सकते हैं, आपकी रचना के जितने कोण हो सकते हैं, उतने कोणों से देख करके, तरह तरह से व्याख्या करके, और उसकी आलोचना का मतलब ही है कि उसके गुण दोष का विवेचन समीक्षक का भी काम है। समीक्षक जो है कोई मतलब जिस तरह से आज की प्रवृत्ति हो रही है कि समीक्षक आपके अधीन नहीं है। एक्चुअल में आलोचक लेखक से बड़ा है, रचनाकार से बड़ा है। आलोचक का और समीक्षक का दर्जा, चूंकि जो आपसे बड़ा होगा रचनात्मक रूप से, आप देखिए कितने बड़े बड़े लेखक हुए हैं। कबीर हुए, कबीर को कबीर किसने बनाया? कबीर अपने आप कबीर नहीं बने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जब अपना जीवन होम दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी को श्रेय है कबीर को कबीर बनाने का। निराला को निराला बनाने का श्रेय रामविलास शर्मा को है। निराला जी वही थे, उनकी रचना वही थी, लेकिन रामविलास शर्मा ने के आलोचक ने जब लोगों के सामने रचनाएं खोल के रखी, तब निराला जी सामने आए। लेकिन उस समय इतना सौहार्द और इतना बड़प्पन भी था। और बड़प्पन क्या, देखिए, अगर आप मूलतः लेखक हैं तो आप अपनी रचना की आलोचना का कभी बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि उसका स्वागत करेंगे। और अगर आपके अंदर, मतलब भले ही आप ना कहें कि आलोचक बड़ा है, उससे आगे भी काम है आपको, तो ये तो अपन भी जानते कि भाई हमें रैना जी से बुराई करके क्या फायदा। रैना जी अगले कार्यक्रम में फिर बुला लेंगे, हमको बुलाते रहेंगे, हमारे बड़े काम के आदमी हैं, संपादक है, हमको छाप देंगे, आयोजन करता है, हमको बुला लेंगे, पुरस्कार देने वाले पुरस्कार दे देंगे, तो बुराई नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी आलोचक की, किसी समीक्षक द्वारा की गई ईमानदार समीक्षा से अगर आपके मन में जरा सा भी द्वेष आता है उसके प्रति, तो आप मानिए कि आप लेखक नहीं हैं, आप मूलतः रचनाकार नहीं हैं। क्योंकि लिखने के बाद उस रचना से आपका कोई वास्ता ही नहीं है। आपका काम केवल रचना लिखना है। रचना लिखने के बाद, प्रकाशित होने के बाद आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो जैसी भी है, उस रचना में अगर ताकत होगी तो वो बच जाएगी, और अगर रचना में ताकत नहीं है तो उसको मर ही जाना चाहिए। रचना में ताकत होगी तो दूसरे लोग जो है आलोचक को उसका जवाब देंगे। रचना में ताकत होगी। रचना, आप कब तक रचना की रक्षा करेंगे? आप अपने रचना के बारे में क्यों बोलेंगे? आपको अपनी रचना के गुण दोष का, आप वो तो जैसी है तो है, बात खत्म हो गई। आप अपने संतान को पैदा करते हैं, बेटों को पैदा करते हैं, बेटियों को पैदा करते हैं, तो सारे गुणवान ही होते हैं क्या? उनमें भी दोष होते हैं ना। तो आपकी क्या जिम्मेदारी? संतान का अलग व्यक्तित्व है। जिस तरह से हमारे बेटे का व्यक्तित्व अलग है, हमारी बेटी का व्यक्तित्व अलग है, हमसे उनका कोई वास्ता नहीं, केवल हम उनके जन्मदाता है। इसी तरह से रचना का भी खुद का अस्तित्व है, और बहुत बार तो रचना का कद रचनाकार से कई गुना बड़ा होता है। जी। बहुत बढ़िया, तो बहुत हाँ, अच्छा, बहुत एक अच्छा एक जी। एक बात और, कि अब भी समय है जब हम अपने समीक्षकों का आदर करना सीखें।
जी। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने। नहीं तो क्या है कि अब थोड़ा सा माहौल ऐसा हो गया कि हर एक लेखक का अपना एक समीक्षक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सबका है, लेकिन अपवाद के रूप में तो कुछ इस तरह से भी काम चल रहा है। एक और बात वहाँ पर फिर हम इस तरह की बात जो हम साहित्य और समीक्षा और पाठक के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर आपकी रचनाओं पर फिर आएँगे। एक ज़माना ये होता था कि लेखक सबसे ऊपर होता था, साहित्यकार ऊपर होता था, उसके बाद फिर प्रकाशक आता था, जब पुस्तक आती थी, और उसके बाद फिर पाठक के हाथ में सब कुछ आता था, और सही मायने में पाठक में से ही कोई अच्छा समीक्षक निकल के जो उसका पूरी तरह से समीक्षा करके उसको और खोल देता था, उसको आपके सामने रख देता था। लेकिन आपको ये नहीं लग रहा है कि अब प्रकाशक का स्थान बहुत ऊपर हो गया और लेखक कहीं बीच में आ गया? अब इसमें थोड़ा सा ये जो बात है कि पहले कौन बड़ा था, आज कौन बड़ा है। तो पहले क्या है कि प्रचार माध्यम सीमित थे, अभिव्यक्ति की आजादी तो थी, आज से ज्यादा थी, लेकिन अभिव्यक्ति के साधन बहुत सीमित थे। हमारे गिने चुने अखबार थे, गिनी चुनी हमारी पत्रिकाएं थी, और उनमें गिने चुने लेखक ही छपते थे, और जो उनमें जो छप जाते थे वही जो है लेखक माने जाते थे। अब चूंकि बहुत प्रतिष्ठित पत्रिकाएं रहती थी, बड़ी पत्रिकाएं रहती थी, तो निश्चित रूप से उसमें जो छपते थे वो बड़े लेखक हो जाते थे। लेकिन अंदरूनी बात ये थी कि उस समय भी प्रकाशक ही बड़ा था। देखिए, राजकमल को श्रेय है कि उसने हिंदी के सर्वश्रेष्ठ लेखक दिए। तो साहित्य का जो सर्वश्रेष्ठ है उसके प्रकाशन का श्रेय जो है राजकमल को है और भारतीय ज्ञानपीठ को है। और प्रकाशक एक ऐसी संस्था है कि जिसके जो आपके लेखन को प्रकाश में लाने वाली संस्था है। तो जो संस्था, देखिए जैसे आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मुझे आप मंच दे रहे हैं, तो आप मुझसे बड़े हैं। आप अगर मंच नहीं देते तो मैं कहाँ ये बात कहता। तो प्रकाशक का तब भी बहुत महत्व रहा है। हाँ, एक स्वाभिमान रहा है लेखक के अंदर, और प्रकाशक के अंदर भी। प्रकाशक के अंदर लेखक का आदर था और लेखक के अंदर स्वाभिमान था। तो एक्चुअल में प्रकाशक तो व्यापारी आज भी है, पहले भी था। उसको तो किताबें छापना और बेचना ही उसका काम था, सरकारी खरीद में बेचे चाहे पाठकों तक भेजे। लेकिन तो उसका लेखक से ज्यादा वास्ता नहीं था। तो वो लेखन का आदर नहीं करता था, लेखक के स्वाभिमान का आदर करता था। उस जमाने में जो स्वाभिमानी लेखक थे, आपके लेखक के चरित्र का आदर है, लेखक के लेखन का नहीं है। लेखन तो बहुत सारे लोग उस समय भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग कर रहे थे, और सभी सम्मानित थे। लेकिन उनमें जिन लोगों का चरित्र अलग से था, वो कहते हैं ना कि आपका चरित्र होगा तो आप अलग से चमकेंगे, हीरे की तरह चमकेगा। और आपकी जो असली ताकत है वो आपका स्वाभिमान, आपकी नैतिकता, आपका चरित्र ही है। तो इस क्षेत्र में कमोबेश स्थिति यही है। आज चूंकि प्रकाशक इसलिए ज्यादा हावी है कि हमारे पास रचना नहीं है, हमारे पास वो रचना नहीं है जो अच्छी प्रकाशक छापे, और हमें वो छपवाना है जो हम लिख रहे हैं। हमारा कचरा भी हम खुद ही एडिटिंग कर रहे हैं ना। हम जो भी लिख रहे हैं सारा का सारा पाठकों के पास आ रहा है। तो ये तो बड़ी हालत खराब है ना। आप देखिए कि कितनी भारी मात्रा में, मतलब प्रतिदिन किताबें छप रही हैं। जितनी किताबें साल भर में नहीं आती थी, उतनी किताबें हर रोज आ रही हैं। तो ये भी कारण है। और ये हमारी जो एक आपने कहा, जो लेखक की बात कही कि लेखक का सम्मान था, तो लेखक का सम्मान उसके लिखने की वजह से भी था और उसके आचरण की वजह से भी था। आज के जो लेखक हैं उनका आचरण भी थोड़ा सा, नैतिकता भी थोड़ी सी गिरी है, और स्वार्थ की प्रवृत्ति की वजह से आज प्रकाशक जो है बड़ी संस्था हो गए हैं। जी जी। अच्छा, अब तो समय लगभग हमारा हो रहा है बातचीत का। कभी नाटक लिखने का कुछ प्रयत्न किया आपने? आप नाटक बहुत अच्छा लिख सकते हैं।
इस विधा में कभी कुछ प्रयास किया होगा आपने? अ, आप ही ये कहने वाले हैं, नाटक की बात करने वाले हैं, पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि आप के दिमाग में नाटक आएगा, आप नाटक लिख सकते हैं। नाटक की तरफ मेरा कभी रुझान नहीं रहा। हालांकि हमारी ये व्यक्तिगत धारणा है कि नाटक साहित्य की सबसे सशक्त विधा है, क्योंकि नाटक का जब मंचन होता है तो उस मंचन के द्वारा आप समाज के पास जितनी तेजी से आप पहुंचते हैं, आपका लेखन पहुंचता है, उतनी तेजी से कोई भी विधा आपको समाज तक नहीं पहुंचा रही है। और आज हिंदी में नाटक की विधा बड़ी दयनीय स्थिति में है। लोग चूंकि वो विधा भी इस तरह की है कि उसको छापने वाली पत्रिकाएं नहीं है, और अगर मान लीजिए लेखक जो है अगर मसीजीवी हुआ तो उसके लिए तो संकट है कि उसने नाटक लिखा, फिर वो इंतजार करे कि कोई छापे। अखबारों में नाटक के लिए जगह नहीं है, पत्रिकाओं में भी नाटक के लिए जगह नहीं है, आखिर वो करे क्या? अब वो केवल थिएटर जो लोग करते हैं, फिर वो उन पर निर्भर है कि उनके नाटक को वो सिलेक्ट करें। अगर उसका मंचन नहीं होता है, नाटक के साथ दिक्कत ये है कि जो अगर आप थोड़ा सा मतलब देखिए, हिंदी का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ कोई भी अपने लिखने की वजह से कभी बड़ा नहीं हुआ। आप जो बड़े हुए हैं वो लेखन के इतर जो कारण आपके साथ है, तब आप बड़े हुए हैं। आज भी जो लोग बड़े हैं वो अपने लेखन की वजह से कोई बड़ा नहीं हुआ। हिंदी में कोई बड़ा हुआ ही नहीं है। प्रेमचंद जी अगर प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष नहीं होते, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष, तो प्रेमचंद नहीं होते। जिन लोगों के साथ लेखक संगठन खड़े रहे, तो मतलब आप संपादक रहे हैं, आलोचक रहे हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, कोर्स वाला, मतलब आपकी उस तरह की एक आभा मंडल रहा है। तो जो लेखन के इतर जो आपका आभा मंडल रहा है, उसकी वजह से आपकी पहचान बनी है। अब नाटक में ये है कि नाटक में अगर आपके पास आभा मंडल नहीं, मान लीजिए कोई दूर दराज गाँव का में बैठा हुआ व्यक्ति हो और वो अच्छा नाटक लिख ले। अब नाटक का मंचन दिल्ली में होना है, मुंबई में होना है, या भोपाल में होना है, लखनऊ में होना है, तो उसके पास कहाँ, मतलब कौन उसको तवज्जो दे रहा है? तो ये भी एक वजह है। हालांकि उसके बावजूद भी नाटक लिखने की जरूरत है। और आज के समय तो निश्चित रूप से आपका सवाल बहुत अच्छा है कि आज सबसे ज्यादा जरूरत नाटक लिखने की ही है। क्या बात है। अगर आप अनुमति देंगे, अभी तो आपने बहुत सारी कविताएं सुनाई, लेकिन मेरी एक कविता आप सुन लीजिए जो मैं आप इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो आपकी पुस्तक में से ही है, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि अब अगला संग्रह आपका कब आ रहा है, और उसके बारे में दो शब्द कहिए। थोड़ा सा, हालांकि हमारे पास फुर्सत बहुत रहती है, व्यस्तता उस तरह से नहीं रहती है। कहने को व्यस्त भी रहते हैं, क्योंकि समकालीन व्यंग समूह भी चलाते हैं, व्यंग लोक पत्रिका का भी काम देखना पड़ता है, तो इस तरह की व्यस्तताएं तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत भरपूर समय है। लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत कमी है कि हम अपने समय का उस तरह से संयोजन नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक व्यंग्य संग्रह लगभग तैयार हो चुका है, उसको केवल प्रकाशन के लिए भेजना है। तो अभी जो इच्छा है वो राजकमल को ही भेजने की है। वो संग्रह मतलब पूरा हो चुका है, मतलब पांडुलिपि उसकी तैयार हो गई, बस केवल प्रूफ देखना है। और एक कविता संग्रह भी तैयार हो रहा है, लगभग मतलब महीने 15 रोज में वो तैयार हो जाएगा। तो उसको भी राजकमल जी। बहुत बहुत बधाई आपको। हमारे बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं, और मेरा आपसे आग्रह है कि जब कार्यक्रम समाप्त होगा उसके बाद जो कमेंट्स आए हैं आप उनको देख लीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, और उन मित्रों का भी सम्मान रहेगा। तो इससे पहले कि अब मैं एक मिनट, मैं चूंकि तकनीकी रूप से थोड़ा कमजोर हूँ, आपने देख लिया हमारी तकनीकी दक्षता, आपने देख ली कितना परेशान होना पड़ा आपको, तो मैं कमेंट नहीं देख पाऊंगा। और चूंकि मोबाइल से भी जुड़ा हुआ है, तो कमेंट अगर आप बताते जाएंगे। जी नहीं, सुनिए सर, जब ये कार्यक्रम संपन्न होगा उसके बाद ये फेसबुक पर आएगा,
और जी आप अपने इस फेसबुक पे इसको शेयर करिए, उसमें सब कमेंट्स आएंगे, बाद में आराम जी से जी आप जी 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 ठीक ठीक जी जी उसके जी जी बाद वो कर जी देंगे जी 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 वो तो कर देंगे जी जी। इससे पहले कि हम आज के इस कार्यक्रम को विराम दें, तो मैं आपकी एक कविता, अगर आपकी अनुमति है तो प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अनुमति की तो खैर औपचारिकता है, बाकी ये तो सौभाग्य है कि हमारी कविता को आप जैसा व्यक्ति पढ़े, लेकिन एक अगर समय हो थोड़ा सा जी जी तो मैं एक कविता जी, जरूर पढ़ना चाहता हूँ। क्या? हाँ? एक पहली बार इस कविता का शीर्षक है, ये तुम्हारी आवाज संग्रह से ही है, क्या बात और है? इसमें इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है, मतलब आप कोशिश कितनी सफल रही है कि जब पहली बार धरती पर प्रेम हुआ होगा हाँ हाँ हाँ, क्या बात तो है? वो कैसे हुआ होगा, मतलब जी क्या जी, हुआ होगा, ये पता ही कैसे चला होगा कि हम जो कर रहे हैं वो प्रेम है। ये इसमें मतलब दर्शाने की कोशिश की गई है। तो उसका शीर्षक है पहली बार। पहली बार कैसे किया होगा किसी ने किसी से प्यार, कैसे क्या किया, कैसे क्या किया होगा कि जिसे समझा गया होगा प्यार करना, कैसे क्या किया होगा कि जिसे समझा गया होगा प्यार करना। प्यार करने के तौर तरीकों से अनजान दो लोग जब पहली बार पड़े होंगे प्रेम में, तो धरती कितनी पवित्र हुई होगी। हाँ हाँ हाँ, क्या बात पहाड़ों जब पहली बार पड़े होंगे प्रेम में तो धरती कितनी पवित्र हुई होगी। पहाड़ों को हुआ होगा गुमान, नदियों को नदियों को चला होगा पता खुद में धार का, नदियों को चला होगा पता खुद में होना धार का। फूलों को चला होगा पता कि वे खिलते भी हैं, गंध को महसूस हुई होगी खुद में खुशबू, पत्तों ने जाना होगा कि वे हरे हैं। चांद ने पहली बार पहचानी होगी अपनी चांदनी, है? वाह वाह, बादलों में पहली बार बने होंगे घर, हिरणों ने भरी होंगी पहली बार कुलाचें, रंगों में उतरा होगा पहली बार रंग, पहली बार ओस पड़ी होगी मोतियों के दानों की तरह, वाह वाह वाह, पहली बार ओस पड़ी होगी मोतियों के दानों की तरह, पहली बार किया गया होगा बारिश का इंतजार, पहली बार चला होगा पता शरीर में किसी धड़कती हुई चीज का, आंखों को पहली बार लगा होगा कि किसी को देखने में ही है उनके साथ थकता, वाह वाह, होठ पहली बार हुए होंगे गुलाबी, पहली बार दो चेहरे हुए होंगे शर्म से लाल, वाह हाँ हाँ हाँ, नाखूनों से कुरेदी गई होगी पहली बार धरती, नाखूनों से कुरेदी गई होगी धरती पहली बार, आसमान पहली बार हुआ होगा बेतरह नीला, पहली क्या बार बात है? जाना होगा मोड़ने, पहली बार जाना होगा मोड़ने कि वह जो करता आया है कभी कभार मस्त होकर उसे कहते हैं नाचना, तितलियां पहली बार बैठी होंगी फूलों पर, पहली बार फूटे होंगे बांसुरी में स्वर, कितना कुछ हुआ होगा पहली बार जब किया गया होगा पहली बार धरती पर प्यार। धन्यवाद। और हाँ हाँ हाँ, अब क्या मुझे बात है, इंतजार है क्या बात है, और क्या बात है! अब मुझे इंतजार है उस कविता का जिसका पाठ आप करेंगे। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है! इस बीच में अजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी भी, अरे संतोष श्रीवास्तव जी वाजपेयी भी, वाजपेयी वाजपेयी जी को नमस्कार, सभी लोगों को जी जी, नमस्कार। सरोजनी कौशिक जी, बहुत सारे मित्र जुड़े हैं। बाद में देख लीजिएगा और बता दीजिएगा सबको। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब मैं आपके समक्ष वो कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो जी मैंने स्वागत है। इसमें मैंने सोचा था कि कार्यक्रम के अंत में मैं इस कविता को आपको भेंट करूंगा। आपकी कविता है। क्या कुसुम बात डोगरा अरे जी, क्या बात। जी जी, कुसुम डोगरा जी हमारे साथ, जसपाल बंगा जी, बहुत सारे, वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बाद में देख लीजिएगा, बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। जी सुनिए, जी प्रेम की ताकत।
ये प्रेम ही है जो अपने रस में डुबोकर जीवन की कड़वाहट को बदलता है मिठास में, जिसकी मौजूदगी से ठूंठ होने लगते हरे भरे, निकलने लगती उनमें पतली हरी सी टहनी, गाय के थनों में उतरने लगता दूध, आकाश का नीलापन होने लगता गहरा, रंग मचल उठते कूची की नोक पर आने को आकाश को ताकती बूढ़ी सूनी आंखें खोजने लगती हैं अपने लिए कोई इंद्रधनुष, सुबह की चाय की भाप में आने लगती है किसी की चाहत की गंध, जब कोई पीछे से जमाता है धौल, यह कहते हुए कि हेलो बाबा, तो न जाने कहां से आ जाती है दौड़ने की शक्ति, उम्र का बूढ़ा बाघ करने लगता है गुब्बारे वाले का इंतजार, करने लगता है गुब्बारे वाले का इंतजार। ये प्रेम ही है जो अपने रस में डुबोकर जीवन की कड़वाहट को बदलता है मिठास में, बदलता है मिठास में। क्या हुआ, क्या हुआ? तो मैं समझता हूं कि जी आप, जी आप आपके जी, आपके चयन दृष्टि की सराहना करना होगी। और आखिर में आपने उस कविता का चुनाव किया, प्रेम की ताकत, जिसकी ताकत के सहारे ये संग्रह लिखा गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने मित्रों के लिए दो शब्द कहना चाहेंगे आप? जी अवश्य। बीच बीच में जैसा कि आप नाम बताते रहे हैं, उसमें बहुत सारे हमारे मित्र हैं, बहुत सारे हमको आशीर्वाद देने वाले भी जुड़े हैं, बहुत सारे हमको स्नेह देने वाले भी जुड़े हैं, और बहुत सारे लोग हमको शुभकामनाएं देने वाले भी जुड़े हैं। जो भी लोग जुड़े हैं, मैं उन सभी का हृदय से कृतज्ञ हूं। और आप सबकी यही ताकत, आप जो जुड़े हैं, तो आप जो जुड़े हैं तो केवल इसलिए नहीं जुड़े हैं कि बस आप जुड़े हैं तो हम औपचारिक रूप से फेसबुक पर जाकर राणा जी ने जैसा कहा हम आपका धन्यवाद कर देंगे, नहीं। आप ही वो ताकत हैं जो हमें कुछ अच्छा रचने की ताकत देते हैं, तो आपकी उस ताकत को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी, बहुत आभार आपका, आप हमारे साथ आज इस मंच पर प्रस्तुत रहे। मित्रों, कविता के बहाने कार्यक्रम में आज हमारे साथ टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से जुड़े थे वरिष्ठ कवि साहित्यकार श्री राम स्वरूप दीक्षित, और मैं अपने मित्रों का भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूं जो इस बीच में हमारे साथ जुड़े रहे। अब आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करता हूं, अनुमति दीजिए, नमस्कार।